ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में मैंने बताया कहां स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहां होता है, एनस पे। अब देखते हैं कि कैसे एंड होता है। पहला आपका माउथ हो गया, दूसरा है फेरिंक्स जिसको ग्रशनी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ग्रशनी। फिर तीसरा है आपका ईसोफेगस, इसको ग्राशनली कहा जाता है, क्लियर है। उसके बाद है आपका स्टमक, आमाशय। इसके बाद है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। फिर है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है एनस, गुदाद्वार, ठीक है, जहां से आपका जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, कहां पे खत्म होता है, एनस पे। कितने पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स, ठीक है। इस 7 पार्ट्स के बाद भी और डिवीजन होता है। किसमें डिवीजन होगा, आपके स्टमक में डिवीजन होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवीजन होगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में डिवीजन होगा। क्या डिवीजन होगा बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके माउथ से, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको एक नॉर्मल वे में समझा देता हूं, फिर डायग्राम आपको दिखा दूंगा। वैसे डायग्राम आपको दिख भी जाएगा, ठीक है, डाउनलोडेड किया हुआ पिक्चर आपको दिख जाएगा, क्योंकि शायद मैं जो आपको बनाऊंगा वो शायद उतना ज्यादा समझ आए ना आए, तो जो आपको डायग्राम दिखाया जाएगा वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा। फिर भी ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि मान लेते हैं ये गाय है, ठीक है, ऐसा कुछ सपोज सोच लो, ये कुछ गाय है आपका ऐसा, ये उसका मुंह है, ठीक है, या उसकी आंखें हैं, ये उसके सिंग हैं, ऐसे, ठीक है। तो यहां पे क्या रहता है इसका, अगर आपने देखा होगा तो यहां पे इसका क्या रहता है, मजल रहता है, हमने पढ़ा था मजल। फिर रहता है नॉस्ट्रिल, यहां पे क्या रहता है आपका नॉस्ट्रिल, ये जो ब्लैक वाला हिस्सा है वो मजल कहलाता है, और यहां रहता है उसका माउथ। तो यही से अपन स्टार्ट करेंगे। ये माउथ जो रहता है ना ऐसे डिवाइड रहता है, ये माउथ हुआ आपका माउथ वाला पार्ट। इसके बाद क्या रहता है, जो फेरिंग्स रहता है ना, ये ऊपर यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है, याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका, मैं रेड पे थोड़ा कर देता हूं तो शायद ज्यादा अच्छे समझ आए। ये जस्ट माउथ के ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स कितने में रहते हैं, 3 हिस्से में रहते हैं। यहाँ पे हल्का सा सलाइवरी ग्लैंड्स पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो आपका, ये पाइप को थोड़ा और आगे लेते हैं, ऐसे होकर डिवाइड होता है। यहां पे आपका रहता है फेरिंग्स, क्या रहता है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद ये जो लंबी ट्यूब जाती है ना, ठीक है, ये जो लंबी ट्यूब जाती है जो ऐसे ओपन होती है, ये ट्यूब को जो कि फेरिंग्स से स्टमक को ऐड करता है, जोड़ता है, वो क्या कहलाता है आपका, ईसोफेगस कहलाता है। उसके बाद स्टमक से स्टार्ट करेंगे। तो माउथ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पेपर में पूछी जाती है वो याद रखेंगे। पहली चीज तो माउथ क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपको पूछा गया कि एलिमेंट्री या आहार नाल का सबसे पहला हिस्सा कौन सा है, तो हमेशा याद रखेंगे क्या है, वो माउथ। दूसरी चीज, माउथ में क्या रहता है, सलाइवा रहता है। क्या रहता है, सलाइवा। अच्छा, ये सलाइवा काम क्या करता है, ये सलाइवा काम करता है फूड मटेरियल को सॉफ्ट करने का या क्रश करने का, आपको बताया जा चुका है। जो मेन चीज पूछा जाता है कि प्रतिदिन, ठीक है, पर डे पशु के बॉडी में 100 से 200 लीटर सलाइवा बनती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताना जरूरी था। कितना था, 100 से 200 लीटर सलाइवा प्रतिदिन पशु के शरीर में बनती है, जो कि 50 से 55 किलोग्राम के बराबर रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, जो सलाइवा रहता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। ये मेन क्वेश्चन है, आया है, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। इसके बाद जो नेक्स्ट पूछा गया सवाल है वो ये था कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हमेशा देखेंगे सलाइवा में क्या पाया जाता है, आपका टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन। नेक्स्ट, सलाइवा का पीएच क्या रहता है, लार का पीएच क्या रहता है, ये भी आपको पूछा गया है। तो पीएच रहता है आपका 8। अब देखिए 8 है मतलब क्या है, एसिडिक है कि बेस है। ऑब्वियस सी बात है कि 7 से ऊपर क्या कहते हैं, बेस। मतलब आपका जो लार रहता है ना, अगर आपको इसमें से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पीएच ऑफ सलाइवा 8, सेकंड नेचर ऑफ सलाइवा बेस। दोनों चीज क्लियर हो गया। देखिए मैं बोला ना, एक एक करके पढ़ेंगे ज्यादा समझ आएगा, रट के पढ़ेंगे समझ बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है कि फूड मटेरियल जो आपका, सॉरी, जो माउथ है ना, माउथ में आपका एक क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य पशु कितने घंटे, प्रतिदिन कितने घंटे जुगाली करते हैं। जुगाली तो मुंह से करेगी, तो याद रखेंगे एक सामान्य पशु 8 घंटे, ठीक है, HOURS
आवर्स, घंटे, 8 घंटे क्या करती है, जुगाली करती है प्रतिदिन। 24 घंटे में देख रहे हो कितना मेहनत करती है, 8 घंटे मतलब 1/3, पूरे दिन का 1/3 तो बेचारी जुगाली करते रहती है। ठीक है, अभी जुगाली करेगी इसीलिए इसका स्ट्रक्चर जो रहता है क्या रहता है, कंपाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपकी माउथ से काफी थी, इतनी इंफॉर्मेशन क्या थी, माउथ से काफी थी। अब आपका जो फेरिंग्स रहता है, तो फेरिंग्स क्या करता है, ये जनरली आपका एक फाइब्रस ट्यूब रहता है, ठीक है, एक नली रहती है जो क्या करती है, आपकी जो सलाइवा, जैसे ही फूड मटेरियल में सलाइवा मिल जाता है, क्रशिंग हो जाती है, ये क्या करता है, एक रास्ता बनाता है, किसके लिए, कि जो आपका फूड मटेरियल है वो माउथ से होता हुआ इसोफेगस में पहुंच जाए। कहां से होता हुआ, माउथ से होता हुआ, ये जो इसोफेगस वाला पाइप है यहां तक पहुंच जाए। ये आपका माउथ हो गया, यहाँ पे आपका क्या है, सलाइवरी ग्लैंड पाया गया, यहाँ पे वो ट्यूब पाया जाता है। ठीक है, और इस ट्यूब का ना एक और इंपॉर्टेंस भी है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे कि इंसानों में 2 ट्यूब्स रहती हैं, एक फूड पाइप रहता है और एक क्या रहता है, ब्रीदिंग या एयर पाइप रहता है, जो आप कहां जाता है, लंग्स में। एक तो स्टमक में जाता है, एक कहां जाता है, लंग्स में जाता है। यहीं पे फेरिंग्स पे ही वो डिवाइड हो जाता है। क्या होता है, फेरिंग्स पे वो डिवाइड हो जाता है। क्लियर है, समझ आया क्या फेरिंग्स का काम। ये एक पैशनेट पाइप है, पैशन मतलब क्या रहता है, मार्ग रहता है, एक रास्ता दिखाता है किसको, फूड मटेरियल को, कि भैया आपको ये फूड मटेरियल वाले पाइप पे जाना है। ठीक है, गलती से उधर मत जाइएगा वरना मर जाएंगे। ठीक है, मजाक कर रहा था। तो ये क्या करता है, जो फेरिंग्स रहता है, जो ग्रेशनी रहती है, वो खाने को मुंह से ग्रासनली तक भेजता है। ग्रासनली का क्या काम रहता है, फिर वही चीज, कुछ खास नहीं। ये ग्रसनी को अमाशय से जोड़ने का काम करता है। इट इज द चेन बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। इसोफेगस क्या है, इसोफेगस इज द चेन बिटवीन फेरिंग्स एंड स्टमक। क्लियर है, समझ आ गया। ये क्या एक नली है जो फेरिंग्स को आपके स्टमक से जोड़ती है। यहां तक का आपका काम होता है कंप्लीट। ठीक है, इसोफेगस तक का काम कंप्लीट हो गया। अब यहां पे आता है मेन, क्या आता है मेन, स्टमक। अब स्टमक मेन कैसा है, तो स्टमक मेन इसलिए है क्योंकि जो आपका गाय का स्टमक है ना, वो 4 हिस्से में डिवाइडेड है। कितने हिस्से में डिवाइडेड है, 4। पहला है आपका र्यूमेन, फिर है रेटिकुलम, फिर है आपका ओमेशम और लास्ट है एबोमेशम। और इसी 4 चैम्बर की वजह से किसी भी एनिमल को र्यूमिनेंट या नॉन र्यूमिनेंट पाया जाता है। जिनमें 4 चैम्बर पाए गए वो र्यूमिनेंट एनिमल, मतलब जुगाली करने वाला पशु। जिसमें नहीं पाए गए वो नॉन र्यूमिनेंट एनिमल। कहां से स्टार्ट होता है, र्यूमेन से, फिर रेटिकुलम, ओमेशम, एबोमेशम। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, किसी का या तो परसेंट पूछ देगा कि टोटल स्टमक का कितना परसेंट है, या ये पूछ देगा कि इसमें क्या पाया जाता है, या फिर उसका वेटेज पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। चलिए एक एक को पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि स्टमक का 80% जो पार्ट रहता है, मतलब अगर पूरा स्टमक 100 किलो का है तो जो 80 किलो होगा वो क्या होगा, र्यूमेन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आया है कि र्यूमेन अमाशय का कितना प्रतिशत भाग है, तो र्यूमेन अमाशय का 80% भाग है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट जो बोलने वाला हूं इंपॉर्टेंट है कि र्यूमेन को स्टोरेज हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टोरेज हाउस, भंडार गृह। क्यों कहा जाता है, भाई पूरा स्टमक ही तो ये घेर के रखा है, पूरा का पूरा स्टमक यही तो घेर के रखा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टोरेज हाउस ऑफ स्टमक। ठीक है, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देख लो मैं बहुत बेकार डायग्राम बनाता हूं पर मैं कोशिश कर सकता हूं। ठीक है, ऐसा कुछ रहता है स्टमक। ठीक है, ये जो सबसे बड़ा वाला हिस्सा आपको दिख रहा है ना, जो पूरा कवर किया है, यही आपका क्या कहलाता है, र्यूमेन। यही क्या कहलाता है, र्यूमेन। ये वाला जो हिस्सा है छोटू सा, ये कहलाता है रेटिकुलम। ये जो गोला वाला हिस्सा है ये कहलाता है ओमेशम, और ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ये कहलाता है एबोमेशम। ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ दिखता है आपका स्टमक, काऊ का स्टमक। ये बड़ा सा हिस्सा रहता है, यहां से जो स्टार्ट होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको छोड़ दीजिए। ये जो बड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा ये र्यूमेन है,
ये जो छोटा सा हिस्सा स्टार्टिंग में दिखाई देगा ये रेटिकुलम है, इसके बाद इन दोनों के मतलब जो सेंटर में पाया जाता है ना ये क्या कहलाता है आपका ओमेशम, और जो लास्ट वाला हिस्सा है ये कहलाता है आपका एबोमेशम। ठीक है, अच्छा र्यूमेन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहला तो भंडारगिरी हो गया, दूसरा इसको क्या बोलते हैं रोमांथिका, क्या कहलाता है रोमांथिका, तीसरा इसको फर्स्ट चैम्बर ऑफ स्टमक के भी नाम से जाना जाता है। ये सीक्वेंस आप मत बिगाड़िएगा, ये ऐसे सीक्वेंस में रहते हैं। ठीक है, पहला ल्यूमेन है, दूसरा रेटिकुलम है, तीसरा ओमेशम है, चौथा एबोमेशम है, और इनको इनके चैम्बर के नाम से भी पूछा जाता है कि स्टमक का सेकंड चैम्बर का नाम क्या है, तो सेकंड चैम्बर का नाम रेटिकुलम है, थर्ड चैम्बर का नाम क्या है तो ओमेशम है, फोर्थ चैम्बर का नाम क्या है तो एबोमेशम है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि शुरू के 3 चैम्बर को क्या कहा जाता है, चौथे चैम्बर को क्या कहा जाता है। तो आप ये सीक्वेंस मत बदलिए। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे रहेगा। कहां से स्टार्ट हुआ र्यूमेन, र्यूमेन क्या 80% है, र्यूमेन को क्या कहते हैं स्टोरेज हाउस ऑफ आपका काउ कहते हैं। ठीक है, अब इसका कैपेसिटी कितना रहता है, यही चीज तो मेन है, यही चीज तो आपको पढ़ना है। ठीक है, यही चीज तो आपको पढ़ना है कि ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी रहती है, 150 से 225 लीटर, और किलोग्राम में लेंगे तो 150 से 200 किलोग्राम। क्लियर, समझ आएगा कितनी रहती है कैपेसिटी, 150 से 200 लीटर और 150 से 200 किलोग्राम। ये ह्यूमन स्टोरेज हाउस है, 80% हिस्सा कवर करता है, मेन है। अच्छा, इसका काम क्या है ह्यूमन का, तो स्टोर करने का तो पहला काम है। दूसरा चीज क्या रहता है, जो फूड मटेरियल आता है ना आपका, जहां से भी आया स्टोर कर लिया ना, इसको वापस से क्या करेगा जानते हो, वापस से क्या करेगा, ये स्टोरेज हो गया, इसके बाद क्या करेगा, वापस से बोलेगा जाओ भाई पहली फुर्सत में निकलो, तुम अभी छोटे नहीं हुए हो, ग्राइंड नहीं हुए, तुम रेटिकुलम से होते हुए वापस से जाओ, कहां पे, मुंह में वापस से जाओ, पूरे एकदम ग्राइंड होके मिक्सी में घर्र होके वापस से आओ, तब हम काम करेंगे। तो रेटिकुलम र्यूमेन के बाद सेकंड पार्ट आपका क्या जाता है, रेटिकुलम। ठीक है, ये कितना परसेंट का हिस्सेदारी रखता है, 5%, केवल मात्र 5% किसका, पूरे स्टमक का सिर्फ 5% हिस्सा ही रहता है आपका रेटिकुलम। और अगर मैं किलोग्राम में लूं तो 8 किलोग्राम, कितना ही होता है 8 किलोग्राम, कितना ही होता है 8 किलोग्राम, कितना छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं। और भेड़ बकरियों में तो ये और थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, भेड़ बकरियों में ये और कम हो जाता है। इसके बाद जो सेकंड चीज है, रेटिकुलम का जो नाम है ये पूछा जाता है कि इसको ना हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना रहती है ना, यहाँ आपको डायग्राम दिखा दिया जाएगा रेटिकुलम का, एक एक का डायग्राम बता दिया जाएगा, र्यूमेन का अलग, रेटिकुलम का अलग। तो रेटिकुलम का जो डायग्राम रहता है ना, या जो रेटिकुलम की संरचना रहती है, ये वाला हिस्सा, ये ना मधुमक्खी के जाले के समान दिखती है। ऐसा मधुमक्खी का जाला देखा आपने, ऐसा रहता है ना, ऐसी संरचना रहती है किसकी, रेटिकुलम की, इसलिए इसको हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या फिर मधुजालिका भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, इसको इसी नाम से पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। रेटिकुलम का और क्या काम रहता है, रेटिकुलम का जो काम बोल सकते हैं ना आप, ये बोल सकते हैं कि रेटिकुलम एक तो आपकी हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहती है। ठीक है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर रहने के साथ ही साथ रेटिकुलम जो आपका क्या करता है ना, जो मटेरियल है ना उनको अलग करता है, थोड़ा सा डिवाइड करता है, जो आपके अनवांटेड मटेरियल है ना उसको छानने का काम करता है। क्योंकि देखिए संरचना ही इसकी कैसी है, जालिका जैसी है। अब जालिका जैसी है तो इसमें एक द्रव पाया जाता है, जालिका द्रव्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये द्रव्य कहां पाया जाता है, आपके रेटिकुलम। क्लियर है। इसके बाद जो आपका थर्ड चैम्बर है ओमेशम। ठीक है, थर्ड चैम्बर क्या है, ओमेशम। ओमेशम जो टोटल स्टमक का 7 से 8% हिस्सा रहता है। कितना रहता है, 7 से 8% हिस्सा रहता है। और अगर मैं किलोग्राम में लूं तो लगभग 19 किलोग्राम के आसपास इसका वजन रहता है। क्लियर है। अब जो ओमेशम है इसको भी ना, इसकी जो संरचना रहती है वो पत्तियों के पर्त के जैसे रहती है। क्या रहती है, पत्तियों के पर्त के जैसे। इसको इंग्लिश में एक नाम से बुलाया जाता है, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर आपने तुमने देख लिया है, फिर मैं इसको मिटा देता हूं कि ओमेशम को जैसे इसको क्या बोलते हैं, हनीकॉम्ब बोलते हैं ना, वैसे ओमेशम को क्या बोलते हैं पता है, मेनी प्लाइज। मेनी प्लाइज के नाम से ओमेशम को जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस नाम से भी पूछा जाता है। देखिए जनरली जो रहते हैं ना, ये स्टमक को नॉर्मल नाम से ना पूछ के ना इनके अलग अलग, जैसे र्यूमेन को आपको रोमांथिका बोल देगा, या फिर क्या बोल देगा, स्टोरेज हाउस बोल देगा। रेटिकुलम को आपको क्या बोल देगा, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर किसका रहता है, तो आया भी है क्वेश्चन में। ओमेशम भी आया है आपका, क्या रहता है, लीफ के जो लेयर रहते हैं ना,
पत्तियों के पर्त के जैसे स्ट्रक्चर, जिसको मेनी प्लीज भी बोला जाता है, ठीक है, इस नाम से भी पूछा जाता है। ये कितना प्रतिशत हिस्सेदारी रहता है? 7 से 8%। वजन में कितना रहता है? 19 किलोग्राम के आसपास रहता है। अब बात आती है कि आपके ओमेशम का क्या काम रहता है। देखिए सबका काम ये स्टोर कर रहा है, ये आपका लिक्विड जो है वो लिक्विड डाल रहा है, तो ये इसका भी कुछ काम होगा ना। तो इसका काम क्या रहता है, ये आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इसको क्या बोले अपन, जो बैक्टीरियोफेज रहता है, जो आपके ईस्ट रहते हैं ना, विघटन बोलेंगे, या इसको एक्चुअल में ना फर्मेंटेशन बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन को हिंदी में मेरे को एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, ये जनरली उसी टाइप का काम करता है, ओमेशम का काम रहता है। इसकी संरचना अगर आपको देखेंगे ना, एकदम व्हाइट कलर की रहती है, ठीक है, बड़ी अजीब टाइप दिखती है, एकदम छिलका टाइप लगता है। तो ओमेशम के बाद लास्ट में आता है, अच्छा हाँ, ये चीज पूछा जाता है कि ल्यूमेन रेटिकुलम और ओमेशम जो रहता है ना, ये तीनों मॉडिफाइड रहते हैं, ठीक है, रूपांतरित रूप रहते हैं किसके? ईसोफेगस के। अगर आपको पूछा गया कि ग्रास नली का रूपांतरित रूप क्या रहता है, तो ल्यूमेन रेटिकुलम और ओमेशम जो रहता है ना, इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ईसोफेगस, ठीक है, ये पूछा जाता है। और एबोमेशम जो है ना, इसका भी एक नाम है, जैसे इनके अलग अलग नाम थे ना, एबोमेशम को तो उसी नाम से पूछा जाता है। और रिसेंटली ये क्वेश्चन पेपर में आया भी है, ट्रू स्टमक। ट्रू स्टमक किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे, ट्रू स्टमक किसको कहते हैं? एबोमेशम को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एबोमेशम को ट्रू स्टमक क्यों कहा जाता है? इसका भी तो कुछ रीजन होना चाहिए ना, ऐसा थोड़े कि बस नाम दे दिया और हो गया। तो आपको पता होगा कि जब अपन डेयरी वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज आती है रेनेट, सुना है ना, रेनेट, जो क्या करता है, चीज में काम आता है ना। तो ये जो रेनेट रहता है, ये आपको पता होगा कि बछड़े के एबोमेशम से ही निकाला जाता है, ठीक है, बछड़े के एबोमेशम से ही निकाला जाता है, और इसीलिए इसको चतुर्थामाशय कहा जाता है। और इसका एक और रीजन भी है कि एबोमेशम में ही आपके एंजाइम्स और एसिड्स आके फूड मटेरियल में मिलते हैं। जो सेक्रेशन वाला पोर्शन था, याद आया, सेक्रेशन के बाद डाइजेशन, एबोमेशम होता है, ठीक है। क्या होता है? एबोमेशम में होता है। ये संपूर्ण आमाशय का वापस से कितना रहता है? 7 से 8% हिस्सा ही रहता है। कितना रहता है? 7 से 8% हिस्सा। चलिए टोटल हिस्से को थोड़ा टोटल कर लें क्या? ल्यूमेन आपका कितना है? 80, रेटिकुलम में 5। अब ये कितना है? 7 से 8 है, 7 से 8 है, तो 7 और 7 लेंगे तो कितना होगा? 14, और 7 और 8 लेंगे तो 15 मान लेते हैं। एक को 7 मान लेते हैं, एक को 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो 8 7 15 5 20 के 2 8 2 10 हो गया, 100% हिस्सा। यही तो पूछा जाता है, यही तो आता है आपका, यही तो आता है आपका एबोमेशम, ट्रू स्टमक 7 to 8%। अच्छा, एक और चीज कि आपका एबोमेशम में जो जूस पाए जाते हैं, उसमें से एक जूस का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि 0.5% के फॉर्म में पाया जाता है। क्या है? 0.5% के मात्रा में कहां पाया जाता है? आपके एबोमेशम में। उसके बाद एबोमेशम में जो जूस पाए जाते हैं, ये भी आपका पूछा है, एबोमेशम में जो जूस पाए जाते हैं उनका पीएच 1 से 2.5 होता है। मतलब देख रहे हो कितना हाईली एसिडिक है। पैराग्राफ आपका पीएच ऐसा रहता है ना, 7 से स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म, यहाँ 0 पे। तो 0 से जितना क्लोज जाते जाएंगे, मतलब 0 की जितना क्लोज डाटा होगा वो उतना ही क्या होगा? एसिडिक होगा। अब यहाँ वैल्यू कितनी? 1 से 2.5। मतलब ये है कि एबोमेशम में जो जूस पाया जाता है वो आपका अम्लीय जूस रहता है, जबकि लार में पाया जाने वाला जो जूस है वो क्षारीय रहता है। और ये अगला आपका क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। थक जाता हूं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, यहाँ गर्मी में पढ़ाना पड़ता है ठीक है, पर ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हटाते हैं। तो क्या याद रखना है कि लार जो रहता है वो आपका क्षारीय रहता है, एबोमेशम में जो जूस पाया जाता है वो आपका अम्लीय रहता है। अच्छा, एबोमेशम में अलग अलग जूस पाए जाते हैं, जैसे कि सेकेंडरी ऑर्गन्स पे आपके लीवर और पेंक्रियाज भी रहते हैं। लीवर मतलब यकृत, पेंक्रियाज मतलब शायद अग्नाशय बोलते हैं, हाँ अग्नाशय। तो आपका लीवर कौन सा जूस छोड़ता है? सबको याद आना चाहिए, 7वीं 8वीं में आप लोगों ने पढ़ा है कि लीवर आपका बाइल जूस छोड़ता है, जबकि पेनक्रियाज जो रहता है अग्नाशय, वो कौन सा जूस छोड़ता है? पेनक्रियाटिक जूस। और यही जूस तो काम करते हैं डाइजेशन करने का। प्रोटीन के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए कौन सा आपका जूस रहता है? रेनिन जूस रहता है। याद रखेंगे, रेनिन जिसको बोलते हैं, रेनिन जो रहता है ना, वो किसके लिए काम आता है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए। अच्छा, एक और चीज रहती है आपकी काइमिनाइजेशन। आपने सुना है काइमिनाइजेशन? तो ये चीज याद रखेंगे कि एबोमेशम में, जो बछड़े में क्या पाया जाता है? एबोमेशम रहता है, और इसी एबोमेशम को काइम बोलते हैं, CHYME, काइम। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? काइमिनाइजेशन। ये भी आपका पूछा गया सवाल है कि काइमिनाइजेशन आपके
अमाशय के कौन से भाग में होता है? तो काइमिनाइजेशन अमाशय के चतुर्थ भाग एबोमेशम में होता है। क्लियर है? समझ आ गया यहां तक? यहां तक डाउट नहीं रखना यार, ठीक है? बहुत मेहनत हो रही है, पूरे मेहनत का आपको फायदा उठाना है। क्लियर है? तो यहां तक बात होगी एबोमेशम की। एबोमेशम के बारे में हमने जान लिया। अच्छा, एक चीज आती है जो आपको जरूरी है जानना। क्या चीज है तो जरूरी होगी? आपको पता है कि जो आपका बछड़ा रहता है ना, बछड़े के अमाशय का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा विकसित है? ये पूछा गया सवाल है, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। तो बछड़े के शरीर में एबोमेशम सबसे ज्यादा विकसित रहता है। बछड़े के जन्म के समय जो है ना, मतलब 0 सप्ताह में पशु का जो अमाशय रहता है उसका सबसे विकसित हिस्सा क्या रहता है? एबोमेशम। कितना विकसित रहता है? ये 2 इंटू रूमेन प्लस रेटिकुलम होता है। मतलब रूमेन और रेटिकुलम का दुगना क्या पाया जाता है? एबोमेशम। किस समय? जन्म के समय बछड़े के। इसके बाद 8 सप्ताह जब हो जाता है ना, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने का जब पशु हो जाता है, तो एबोमेशम बराबर हो जाता है किसके? रूमेन प्लस रेटिकुलम के। और जब माफ कीजिएगा 12 सप्ताह हो जाता है, मतलब लगभग 3 महीने, अब एबोमेशम क्या हो जाता है? छोटंकु हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटंकु। किससे छोटंकु हो जाता है? रूमेन और रेटिकुलम अब क्या हो गए? बड़े हो गए। ठीक है? यहां पे क्या था? एबोमेशम दुगुना था रूमेन और रेटिकुलम के। अब यहां पे देखिए रूमेन और रेटिकुलम दुगुने हैं किसके? एबोमेशम के। ये आपका पूछा गया सवाल है कि बछड़े में जन्म के समय अमाशय का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा विकसित रहता है? तो एबोमेशम विकसित रहता है। कितना विकसित रहता है? तो रूमेन और रेटिकुलम का दुगुना रहता है। क्लियर है? इसके बाद जो अगला पार्ट अपन पढ़ेंगे वो क्या होगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए स्टमक वाला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपका क्या रहेगा? इंटेस्टाइन का। इंटेस्टाइन वापस से 2 हिस्से में डिवाइडेड है। ठीक है? क्या है? 2 हिस्से में डिवाइडेड है। पहला क्या है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन, एक साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है? और दूसरा क्या है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें जो जनरली आपको पूछा जाता है वो इनके साइज पूछे जाते हैं। ठीक है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, भले नाम इसका स्मॉल है, लेकिन इसका जो लेंथ रहता है पता है कितना रहता है? 40 मीटर। 40 मीटर भयंकर लंबा रहता है। व्यास पतला हो सकता है, लेंथ नहीं रहता है। व्यास इसका डायमीटर जो बोलते हैं ना, ये इसकी लेंथ है। और इसका जो डायमीटर है कितना रहता है? 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। क्लियर है? क्या रहता है? डायमीटर 5 से 6 सेंटीमीटर। लेंथ कितना रहता है? 40 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ रहता है 11, ठीक है, 11 मीटर रहता है। और इसका जो डायमीटर रहता है वो 7.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। लार्ज कहने का रीजन ही है कि इसका जो डायमीटर है, ठीक है, ये जो बोलते हैं ना मोटाई है, ये क्या रहती है? ज्यादा रहती है। व्यास ज्यादा रहता है, मतलब बहुत बड़ा होल बनता है ये किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो छोटा रहता है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर लेंथ की बात करें तो भैया बाजी स्मॉल इंटेस्टाइन मारता है। 40 मीटर से लेके 45 मीटर तक रहता है। 40 से 45 मीटर, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन 11 से 13 मीटर के आसपास रहती है। अब देखिए जहां पे ये तो रही आपकी गाय की बात कि गाय में इतना पाया जाता है। भेड़ बकरी में जब ये बात आती है ना, तो कुछ नहीं, ये हो जाता है आपका 20 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आपका डायमीटर है वो 2 से 3 सेंटीमीटर हो जाता है। बात खत्म। और क्या? ठीक है? इतना याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको गाय का ही पढ़ना है। चलिए गाय का ही देखते हैं। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके 3 हिस्से पाए जाते हैं। कौन कौन से हिस्से पाए जाते हैं? डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। वैसे ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 हिस्से पाए जाते हैं। सीकम, कोलम, रेक्टम। ठीक है? डियोडिनम 1 मीटर लेंथ में रहता है। जेजुनम 38 मीटर लेंथ में रहता है। इलियम आपका वापस से 1 मीटर। टोटल कितना हुआ? 40 मीटर हो गया। बस बात खत्म। यहां पे सिकम जो रहता है आपका 0.75 सेंटीमीटर। जो इलियम रहता है, कोलम जो रहता है वो आपका 10 मीटर।
ये मीटर में है ना, माफ कीजिएगा, 0.75 मीटर। कोलम जो है 10 मीटर और जो रेक्टम है 0.25 मीटर। तो 0.75 और 0.25 टोटल 1 मीटर और आपका कोलम कितना है 10 मीटर, टोटल हो गया 11 मीटर। बात खत्म। यही तो पूछा जाता है कि लार्ज इंटेस्टाइन कितना मीटर लंबा है, 11 मीटर लंबा है। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर लंबा है, 40 मीटर लंबा है। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ये एब्जॉर्प्शन करना है। बस आपका स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट में जो आपके पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करता है, जबकि आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो मॉइस्चर है, जो नमी है, जो मिनरल्स है उनको एब्जॉर्ब करता है। अब इसके बाद जो आखिरी पार्ट बच गया, जो 7th हिस्सा है, वो क्या है, एनस है। एनस क्या करेगा, रिमूवल ऑफ इनडाइजेस्टेबल मटेरियल। खाने को जो आपका अपचित खाना है, इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है, उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर। ये आपका कंप्लीट होता है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, एक बार एक सवाल पूछा था सवाल कि गाय का पाचन तंत्र होता है, मतलब गाय के पाचन तंत्र की लंबाई होती है। ठीक है, अब पाचन तंत्र की लंबाई यार बड़ी दिक्कत है। ठीक है, पाचन तंत्र की लंबाई बड़ी दिक्कत है, कैसे निकालेंगे, बड़ा एक एक लेंथ है। तो उस साल शायद मेरे को जहां तक याद है उसके क्वेश्चन को शायद हटा दिया गया था या उसके आंसर को नहीं लिया गया था। कुछ लंबाई उसका करीबन 80 की 100 मीटर के आसपास कुछ ऐसा लेंथ लिया गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। मेन जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है ना, वो याद रखेंगे कि गाय के आंत की लंबाई होती है। क्या पूछा गया था, इंटेस्टाइन की लंबाई। अब बताओ, ऑप्शन है, ऑप्शन चलो मैं देता हूं, वो तो मेरे को याद नहीं है वैसे। 40 मीटर, 11 मीटर, चलो इसको 50 मीटर कर देते हैं और एक को कर देते हैं 100 मीटर। बताओ तो कितना होगा, 40, 11, कंफ्यूजन है ना। देखो यहां जब भी आपको इंटेस्टाइन की बात करें ना, आंत की बात करें, अगर मेंशन नहीं किया गया है और ऑप्शन अगर आपको ये दिख रहा है 50, दोनों को टोटल करो तो 40 और 11 कितना होता है, 51 होता है। लगभग किसके बराबर है, 50 के बराबर है। आपको इंटेस्टाइन पूछा गया है, स्मॉल और लार्ज तो दिया ही नहीं गया है। जब स्मॉल और लार्ज नहीं दिया गया है तो दोनों को क्या करना है, कंबाइंड फॉर्म में लेना है, दोनों को जोड़ देना है। 40 और 10, 40 और 11 51, 50। चलिए ऑप्शन में अगर आपका 50 से 55 के बीच में कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, आपको टिक कर देना है। लेंथ की बात करें अगर फीट में लें तो 160 से 180 फीट। मीटर में बात करें तो 50 से 55 मीटर। फीट में बात करें तो 160 से 180 फीट। ये किसकी लंबाई है, आंत की लंबाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है जो आप याद रखेंगे। या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ आपके जो डाटा होंगे ना वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल डरिए मत। कुछ चीजों की जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसके डाटा आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो चीज आपको जानने में याद रखिएगा कि रूमेन और रेटिकुलम में ना गैस भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूमेन और रेटिकुलम में गैस पाए जाते हैं और ये गैस पूछा जाता है। तो याद रखेंगे रूमेन और रेटिकुलम में जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 65%। इसके बाद मीथेन पाया जाता है 25%। इसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है 7%। और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है वो बहुत क्या रहता है, लेस अमाउंट में रहता है। इतना आपको समझना है। सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद मीथेन पाया जाता है, उसके बाद नाइट्रोजन पाया जाता है और आपका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उसकी अमाउंट बहुत लेस रहती है। यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है समाप्त। ठीक है। अब अगर आपको यहां से कोई भी डाउट है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में जाएंगे, ऐसे टच करेंगे, वहां पे अपने क्वेश्चंस रखेंगे या फिर अपने ग्रुप में जाएंगे, जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है ना, वहां पे आप अपने क्वेश्चन रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो आई होप, मैं बिल्कुल उम्मीद करूंगा कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो भी डाउट्स होगा या जो भी आपको परेशानी आ रही होगी वो अब क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे सॉल्व करना है। अब बारी आपकी है कर दिखाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच।